हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्कम ऑनलाइन जीएस। लगभग 4 दिन बचे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के प्रीलिम्स के लिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा तैयारी कर चुके होंगे। फिर भी इन 4 दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अपने मन को किस परिस्थिति में रखना चाहिए, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कौन कौन सी पुस्तकें ले जा सकते हैं आप, इस पर भी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट आपका कि हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जीके का बहुत महत्व है इस एग्जामिनेशन में। आपका करंट अफेयर्स, सोशल साइंस, जीके और प्लस साइंस, इन तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग आपका 50 प्लस प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 दिनों में क्या करें कि लगभग आपका त्वरित गति से रिवीजन हो जाए, अब बिना कोई प्रेशर के। तो फ्रेंड्स, मैं सलाह देना चाहूँगा कि लूसेंट के आखिरी में जो विविध पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब 60-65 पॉइंट्स लगभग हैं हेडिंग, उसको एकदम अच्छा सा कंप्लीट करके जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, आराम से रीडिंग डालें उसको। फिर प्रत्येक विषय के लास्ट में, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, तो हर हाल में इसके की पॉइंट्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बेसिकली संविधान का भाग, अनुसूची और अनुच्छेद बिल्कुल एक रिवीजन करके जाएं। ज्योग्राफी के अंतर्गत कंट्री कैपिटल एंड करेंसी हर हाल में पढ़ कर जाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स का अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स के टॉपिक में भी जो है अपॉइंटमेंट, सीएम, गवर्नर, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और खेल कूद से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड भी पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स को बिल्कुल पढ़ें। और फ्रेंड्स, साइंस काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि अभी जो बिहार में जो तैयारी करते हैं जनरली लोग, तो सोशल साइंस उनका बहुत बढ़िया होता है, लेकिन साइंस थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो साइंस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप अभी तक जो भी अभ्यास कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप बहुत सारे प्रश्नों पे कमांड कर लिया होगा आपने, लेकिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड अब हो गया है थोड़ा बहुत, तो थ्योरेटिकल टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बेसिकली कोई रूल्स, कोई परिभाषा, वहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो अभी मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप लूसेंट के टर्मिनोलॉजी को आप पढ़ लें। तो ये टर्मिनोलॉजी एक जगह कोई लिस्टिंग नहीं दिया हुआ है कि आप वहाँ से जाकर सीधे पढ़ लेंगे। प्रत्येक चैप्टर को खोलें और जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे पूर्णांतिक परावर्तन, अपवर्तन, जैसे समस्थानिक, संभारिक, उसके एवोगाड्रो का नियम, वाइल्स का नियम, मतलब ये बेसिक पॉइंट्स है। जैसे बायोलॉजी के अंतर्गत जो है बहुत सारे मतलब कोशिका के बारे में टर्मिनोलॉजी है, जो भी है उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके अलावा बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर हाल में इससे सवाल आएंगे ही आएंगे। उसके बाद बायोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक है आपका मतलब रोग एवं उसके कारक। तो कारक में सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, ये सब जो पॉइंट्स हैं आपके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्जामिनेशन में लगभग एक रोग पूछा ही गया है विगत जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, तो आपको ये करके जाना चाहिए। फिर विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग, विभिन्न तत्वों की कमी या अधिकता से उत्पन्न रोग, इसको भी आपको करके ही जाना चाहिए। उसके अलावा जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत पीरियोडिक टेबल जरूर देख कर जाएं, इससे संबंधित सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। उसके अलावा जो हम बात करेंगे मतलब फिजिक्स का, तो फिजिक्स के जितने भी नियम हैं खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, न्यूटन गति का नियम हो गया, उष्मा गतिकी का नियम हो गया। हर जगह जो नियम्स हैं, ठीक है, कूलाम का नियम, मतलब जो भी है ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन नियम केवल नियम ही नहीं पूछे जाते, बल्कि इनके व्यंजक भी पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो एक बार ज़रूर जो है लूसेंट की सहायता से या जो भी बुक्स हैं आपके पास, उसकी सहायता से आप इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दें। विज्ञान के ऐसे टर्मिनोलॉजी को पढ़कर जाएं, क्योंकि सवाल तो आपको पूछे जाएंगे सिंपल तो बना देंगे, लेकिन जब उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा कि भाई अपवर्तन क्या है, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो ये सब जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि रट कर तो बहुत लोग जाते हैं और आराम से बना भी देते हैं, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए 4 दिन बहुत पर्याप्त है। आज से 4 दिन में अगर आप कोशिश करेंगे तो 100-125 टर्म हैं, जिसको अगर आप पढ़ लेंगे, ऐसी टर्म में रूल्स भी छिपे हुए हैं, तो आराम से आपका साइंस का एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। उसके अलावा जो साइंस का जो
टॉपिक्स हैं जो जीके टाइप के टॉपिक, वो सब जैसे बहुत ध्यान देना चाहिए, मतलब रीडिंग डाल के ज़रूर जाइए। और जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हर हाल में आप जीके का रिवीजन करके जाएं। करंट अफेयर्स में आप अपॉइंटमेंट, सीएम, गवर्नर, पुरस्कार, पुस्तक और जितने भी सम्मेलन वगैरह हुए हैं या भारत का जो सैन्य अभ्यास होता है, ये सब पॉइंट्स एकदम ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो अब है कि हम पुस्तक क्या क्या लेकर जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो भी पुस्तकें हम लोग लगभग पढ़ते हैं, चाहे वो महेश बर्णवाल हो, लूसेंट हो, इसको टेक्स्ट बुक नहीं माना जाता है, ये सब गाइड है। तो ये कम्प्लीटली मतलब प्रोहिबिटेड है, ये आप लेकर नहीं जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप BTBC या NCERT के बुक्स को ले जा सकते हैं। अधिकतम 3 बुक ले जाने की छूट है। तो जनरली आप जो है रीजनिंग का कोई बुक ले नहीं जा सकते, रीजनिंग का कोई टेक्स्ट बुक है नहीं। मैथ के लिए आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका मेंसुरेशन गड़बड़ है तो मेंसुरेशन वाला पार्ट आप ले जाइए। तो चूँकि 6 to 10 अगर आप जाएंगे तो सब में अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, तो देख लीजिए। जिसमें अगर आपको लगता है अंकगणित गड़बड़ है तो अंकगणित वाला बुक लेके चले जाइए। लेकिन बुक्स के रूप में या तो BTBC या तो NCERT ही लगभग आपको अनुमति दी जाएगी अंदर ले जाने की। तो अगर मैथ्स का ले जाना है तो आप इन दोनों का ले जाइए। उसके बाद फ्रेंड्स, अपनी सुविधा अनुसार आप देख लीजिए कि अगर इतिहास गड़बड़ है तो इतिहास की पुस्तकें ले जाइए। उसके बाद अगर लगता है कि भूगोल गड़बड़ है तो भूगोल का ले जाइए, साइंस गड़बड़ है तो साइंस का ले जाइए। और कौन सा पोर्शन गड़बड़ है उसके हिसाब से आप देख लें। 6ठा से 10वां तक के बुक्स में लगभग सब कुछ है, तो आप अपने हिसाब से तय कर लें कि आपका कौन सा पोर्शन भूगोल का गड़बड़ है। अब भूगोल के उस बुक को ही लेकर जाएं। अगर आप चाहेंगे कि कोई गाइड ले जाएं, ये ले जाएं, वो कुछ भी नहीं अनुमति है, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बाहर कर दिया जाएगा बुक्स को। और मैं एक और भी टिप्स देना चाहूँगा, जब मैंने दिया था CGL 2 का, तो उसमें बुक्स ले जाने की उसमें भी अनुमति थी। तो ऐसा नहीं है कि हम बुक्स लेकर जा रहे हैं तो केवल अब हमको वही बुक अब देखना है। फ्रेंड्स, बगल वाले फ्रेंड भी बुक्स लेकर जाते हैं, तो ज़रूर देखिए कि भाई उनके पास कौन सा बुक्स है। अगर लगता है कि कुछ डिफरेंट बुक्स है तो ज़रूर उनसे आप वार्ता कर ले कि भाई हम लोग बुक शेयर कर लेंगे, आप अपना देख लीजिएगा, अगर उसका मन करेगा तो हम भी देख लेंगे। तो ज़रूरी है। तो बुक्स शेयर करके भी अनुमति तो नहीं रहती है, फिर भी आप बुक शेयर कर सकते हैं। इतना कोई देखने नहीं जा रहा होता है, बस बुक शेयर कर लिए, अपना बुक उनको दे दिए, उनका बुक अपने पास रख लिए। तो अगर आपको पता है कि कौन चीज़ कहाँ है तो आसानी से आप ढूंढ पाएंगे। मैंने लगभग 5-6 प्रश्न लगभग बुक से खोजकर ही हल कर दिया था। तो ये बहुत ही गोल्डन मौका है कि जो आपको आए वो तो आप बनाएंगे ही, जो ना आए उसको बुक से ढूंढ सकते हैं। BTBC और NCERT इन बुक्स को ले जाएं, यही लगभग अनुमति दी जाएगी। बिहार का टेक्स्ट बुक हो तो ज़्यादा बेहतर है। NCERT को भी वो रोकेंगे नहीं, NCERT का भी वो परमिशन देंगे। अब रह गया फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के अंदर कैसे हम इसको टैकल करें एग्जामिनेशन को। तो देखिए, हमारे पास लगभग 2.25 घंटे हैं। एज ए रूल बिहार सरकार जो है लगभग बिहार SSC 2.25 घंटे का समय देती है, लेकिन 15 मिनट का समय लगभग मान के चलें वो कुछ न कुछ मिसलेनियस वर्क में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर भी मान के चलें कि आपको 2.25 घंटे आपको समय दिए जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो GS का जो प्रश्न है 75 वो हाफ एन आवर में सॉल्व हो जाए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपके पास अच्छा खासा समय मिल जाएगा। लगभग 2.25 घंटे का समय आपके पास हो जाएगा, जो मैथ और रीजनिंग के लिए होगा। रीजनिंग कितना भी टफ पूछे तो आपको आधा घंटा से 40 मिनट पर्याप्त होते हैं। फिर सारा समय फ्रेंड्स आपको मैथ के लिए बच जाएगा। अगर मैथ में आप वीक हैं तो ऑप्शन से दोबारा तिबारा आप बनाकर उसको आंसर लाने का प्रयास आप कर सकते हैं और बिल्कुल इसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि GS आप थोड़ा फास्ट बनाएं। अब ऐसा नहीं कि 75 क्वेश्चन GS है, अब उसी में 1 घंटा लगा दिए तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तो समय बचाना है एग्जामिनेशन हॉल में, अब बहुत पर्याप्त समय है। थोड़ा सा स्पीड कम भी अगर मैथ बनाने में 1 मिनट की जगह आप 1.5 मिनट ले लेते हैं, 2 मिनट ले लेते हैं, तब भी आप 25 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैथमेटिक्स में आप एडवांस के चक्कर में ना पड़े,
अंक गणित और मेंसुरेशन का ये सब रिवीजन करके जाएं। बेसिकली ये रेशियो वाला जो पोर्शन है, टोटल रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एज, पार्टनरशिपिंग, मिश्रण, इधर से आप जो है टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन रेलवेज, इधर से आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI, परसेंटेज एंड मेंसुरेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसका भी आप 4 दिन में आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गया बुक्स की बातें, क्या ले जाएं, कैसे समय टैकल करें। और बिल्कुल ये मत समझना है कभी भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि आप बहुत ही कमज़ोर हैं और बाजू वाला बहुत तेज़ है। होता है कि भ्रम होता है, कभी कभी बाजू वाले लोग हैं ना पूरा का पूरा रंग के बैठे रहते हैं, तो लगता है हमको ना बहुत तेज़ है भाई, हम लगता है जो सोच रहे हैं वो गलत है, अगला ही जो बनाया होगा वो तेज़ है, उसी से पूछ लिए तो पता चला कि वो गड़बड़ हो गया। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, मान के चलना है कि बगल बाजू वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो बहुत एक कमज़ोर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके प्रश्नों के उत्तर पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको अपने ऊपर रहना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, हम जो बना रहे हैं वही करेक्ट है। ठीक है, तो इस चक्कर में ना पड़ेंगे कि हम लोग वार्ता करें, क्योंकि फ्रेंड हो सकता है कि CCTV कैमरा लगा हो, अगर इस बात करने के चक्कर में आपको एक्सपेल न कर दिया जाए एग्जामिनेशन से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी गलती ऐसा नहीं करना है कि भाई हमको निष्कासन होना पड़े, और कभी भी चक्कर में नहीं रहना है कि हमको अगला बता देगा तो हम वही रहेंगे, नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखिए। हो सकता है कि आप 150 में 120 प्रश्न को बहुत कॉन्फिडेंटली आप हल कर पा रहे हैं, फिर बच जाता है आपका कि 30 प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि वो 120 प्रश्नों का आप एनालिसिस कर लें, देखिए कि आपका कौन सा आंसर ज़्यादा आया है। हो सकता है A ज़्यादा आ रहा हो 120 में, या B ज़्यादा आ रहा हो, तो मान के चले फ्रेंड कि जो 30 प्रश्न जो है उसमें मैक्सिमम आंसर A या B ही होगा, जो आपका सबसे मैक्सिमम आया है। तो वहाँ से आप 50-50 में आप छाड़ सकते हैं। तो चूँकि 1/4 नेगेटिव है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, चूँकि रिस्क नहीं लेंगे तो आप बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि भाई 120 बनाए कि हमको तो बहुत कॉन्फिडेंस, अरे लाख कॉन्फिडेंस हो, लेकिन एकदम हर हाल में आपका 10-15 सवाल तो गलत होना ही है। आप 100 बनाइए तो, 120 बनाइए तो, 150 में 145 बनाइए तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हम इतना बना लिए तो मेरा सही हो जाएगा। नहीं, रिस्क लेना है, जितना भी लगे 50-50 तो उसमें ज़रूर रिस्क लीजिए, और उसका आधार वही होगा कि 120 जो आपने बनाया था उसमें मैक्सिमम आंसर क्या था। तो फिर उसके आधार पर आप डिसाइड कीजिए कि आपको किन उत्तरों पे कन्फ्यूजन थे, और उसके हिसाब से आप तय कर लीजिए कि हाँ भाई हमारा ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए उसका आप एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए, और कोशिश करें कि अटेम्प्ट ले, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, डरना नहीं है, डर गए तो फिर मर गए, कोई उपाय नहीं है। रिस्क लीजिए और अटेम्प्ट लीजिए, डरना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हम प्रेशर में हैं तो ज़रूर इंटरटेनमेंट कर लें, जैसा भी लगे आपको, थोड़ा एंजॉय कर ले, टहल ले, घूम ले, पार्क घूम ले। अवतार 2 मूवी आई है, मूवी देख लें, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। एग्जामिनेशन में बिल्कुल फ्री होकर बैठे और सोच कर बैठें कि मैं ही बेस्ट हूँ और मेरा होने जा रहा है, और बिल्कुल फ्री होकर बनाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में आएगा। प्रेशर में रहेंगे तो आया हुआ उत्तर भी गायब हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, शुभकामनाएं कि आप सफल हों एग्जामिनेशन में। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।